नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दमदार समाचार लगातार में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों का। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल के अप्रैल महीने से जारी विवाद के बीच शनिवार को भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई और यह दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली 12वीं दौर की वार्ता थी। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे पॉइंट से डी एस्केलेशन पर विस्तार से चर्चा हुई और एलएसी के चीन के पक्ष की ओर ओल्डी में हुई यह बैठक सुबह शुरू हुई थी, जो कि शाम 7:30 बजे तक चली। 9 घंटे की मैराथन बैठक में तनाव को कम करने को लेकर बातचीत की गई और पिछले दिनों एलएसी विवाद को खत्म करने के लिए चीन ने 26 जुलाई को बातचीत करने का सुझाव भी दिया था, जिसे भारत ने कारगिल विजय दिवस के चलते खारिज कर दिया था। बाद में बातचीत के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर पिछले साल अप्रैल में ही तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी और हालांकि कई बार बातचीत के बाद स्थिति में कुछ सुधार आया है, लेकिन फिर भी गोगरा समेत कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी और जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। पूर्व मंत्री और बंगाल के में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वे हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि वे टीएमसी या कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से अपनी पोस्ट को अपडेट किया गया और उन्होंने इस लाइन को हटा दिया है। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन साफ कुछ नहीं कहा जा रहा। चौथे चरण में शुक्रवार को गया पहुंची लोक जनशक्ति पार्टी की आशीर्वाद यात्रा शनिवार को मानपुर में और वजीरगंज होते हुए नवादा के लिए रवाना हो गई है। गया से लेकर वजीरगंज तक रास्ते में कई स्थानों पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान का स्वागत किया गया। शनिवार की सुबह बारिश के बाद चिराग पासवान का काफिला विष्णुपद मंदिर पहुंचा। मंदिर बंद रहने के कारण सांसद ने दरवाजे पर मत्था टेककर देश और बिहार की खुशहाली की कामना की है। यहां कार्यकर्ताओं ने विष्णु चरण देकर सम्मानित किया। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम सब समझ रहे हैं गंभीरता इस महामारी की, पर इस महामारी की गंभीरता अगर बाकी राज्यों में अगर मंदिर खुल सकते हैं, अगर वहाँ पर अगर पट द्वार अगर खुल सकते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है? ये चिंता का विषय हम सबके लिए रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए। आप प्रोटोकॉल बना दीजिए ना, आप संख्या सीमित कर दीजिए कि भाई इतने ही लोग आ सकते हैं या इस व्यवस्था से ही आ सकते हैं या इतनी दूरी पर ही हो सकता है पूजा, या जो भी है आप नियम कायदे कानून बना दीजिए। पर कहीं ना कहीं जितने पंडित हैं वहाँ पर या जिनका व्यवसाय सिर्फ उस प्रांगण के पर ही आधारित है, उनकी भी चिंता करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि या तो इसको सुचारू रूप से चालू कराया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल्स उस पर लागू कर दें, आप बेशक आप संख्या सीमित कर दें या जो भी और व्यवस्था हो सकती है वो करें, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। वहाँ पर जितने पंडित हैं या जितने वहाँ पे आसपास के लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था। किसानों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दोपहर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य शामिल थे। पे किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है, लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समा ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर
लोगों की आवाज कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है। और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर में ब्लैक पैंथर कमांड कंट्रोल व्हीकल को शामिल किया है। पुलिस के अनुसार कमांड वाहन सभी आधुनिक उपकरणों से लैस है और कहा जाता है कि यह आतंकवाद से संबंधित विभिन्न अभियानों के दौरान उपयोगी होगा। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज सुजीत कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक और आईजीपी कश्मीर जोन के सहयोग से ब्लैक पैंथर कमांड वाहन को उत्तरी कश्मीर रेंज के ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन पुलिस के संचालन, कानून व्यवस्था और बचाव कार्यों के लिए एक कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा। यह पुलिस की परिचालन क्षमताओं के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अब तक 2 वाहनों को पुलिस में शामिल किया गया है, एक वाहन जम्मू और कश्मीर घाटी में रखा गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हमारे अधिकारियों और कर्मियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर आज जेके यूटी एक पहाड़ी यूटी है। इसके सारे टेरेन बहुत ही टफ है और ऐसे टेरेन में ऑपरेशन करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है। अब जो एक्सपर्ट हैं उसको लाइव देख सकें और ऑपरेशंस को लाइव कमांड कर सकें, प्लस हेडक्वार्टर्स को लाइव वे में बता सके कि क्या हो रहा है, इसकी ज़रूरत हमेशा हमें रही है। तो ये कमांड व्हीकल हमारी इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करने की एक कोशिश है और आने वाले दिनों में ये कमांड व्हीकल टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है पुलिस की, उसका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनने। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 31 जुलाई को कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। फडणवीस ने कहा कि भाजपा नेता और अधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों को अलग अलग तरह से जरूरी चीजें भेज रहे हैं। हम प्रतिदिन आवश्यक सामग्री से लदे 20 से 25 ट्रक राहत सामग्री भेज रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता श्री कृपाशंकर सिंह ने कहा है कि 1000 साइकिल सहित कई उपयोगी चीजें भेजी हैं और उसका पहला जत्था आज रवाना हो गया। उन्होंने कहा भाजपा अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है और यह जारी रहेगी। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के नेता और पदाधिकारी, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, ये अपनी ओर से वहां पर अलग अलग प्रकार की सामग्री मदद के रूप में भेज रहे हैं। रोज 25 से 30 ट्रक। यूपी में बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री एवं अल्पसंख्यक राज्य आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सैफी समाज के लोगों के साथ बैठक भी की और बैठक के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना भी साधा। बता दें कि अशफाक सैफी अल्पसंख्यक राज्य आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार कासगंज पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर सैफी समाज के लोगों से मुलाकात करने के लिए कासगंज आए थे और जहां पर उनका और बीजेपी
ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी का सैफी समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से गदगद मंत्री अशफाक सैफी ने भाजपा सरकार का जमकर गुणगान किया और इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर सपा मुखिया पर निशाना भी साधा। अयोध्या पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर कहा कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है जो बसपा के झांसे में नहीं आने वाला है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो चुका है। दलित बहन मावती का साथ छोड़ चुका है। उनको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, दलितों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दाएं बाएं हाथ चला रही हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम, ब्राह्मण हमारे देश का सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, समझदार वोटर है। वो कभी भी किसी के बहकावे, झांसे, प्रलोभन या लालच में आने वाला नहीं है। वो हमेशा देश को दिशा और दशा तय करता है। इसलिए वो हमेशा राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर क्या उचित है क्या अनुचित है स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेता है। वो किसी के झुंझुना बजाने से बच्चों की तरह उसके पीछे नहीं दौड़ेगा, बल्कि ब्राह्मण स्वयं बहुत समझदार है और हम समझते हैं इनका ब्राह्मण सम्मेलन केवल लाभसो साबित होगा। इसके दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब सरकार ने राज्य में जारी कुछ कोरोना प्रतिबंधों को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है, वहीं कई छूट भी दी हैं। राज्य में सभी स्कूलों को सभी कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल सोमवार 2 अगस्त से खुल सकेंगे। बता दें कि पंजाब में 11वीं और 12वीं के कक्षाओं के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के निजी स्कूल काफी समय से स्कूल खोलने देने की इजाजत देने की मांग कर रहे थे। आ रही है कि स्कूल प्रशासन ने सभी स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है कि हर क्लास के बच्चे अब स्कूल जा सकें। जी हाँ, पहले जहां पंजाब में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे, तो अब उसको पूरी तरह से हर एक क्लास के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि छोटे बच्चे, अगर हम कहें नर्सरी, प्री नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5, 7 सभी क्लास के बच्चों को अब दोबारा से स्कूल जाने की इजाज़त दे दी गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंडेटरी होगा सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए। अभी भी ऑप्शनल रहेगा कि बच्चे चाहें तो घर पे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई घर से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर स्कूल में जाना है स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। कंसेंट ऑफ कोर्स पेरेंट्स का लिया जाएगा, पर दोनों तरफ के मीडियम्स लगातार चलते रहेंगे। पंजाब सरकार ने पहले ही बात क्लियर कर दी है कि अगर लगातार केसेस कम होते रहे और केसेस पर अगर हम आंकड़ा नहीं बढ़ता है तो बाकी बच्चे स्कूल्स को भी खोल दिया जाएगा। तो उसी स्टेप्स को देखते हुए आज फाइनली ऑर्डर दे दिया गया है और अब 2 अगस्त यानी कि मंडे से पंजाब में सभी क्लासेस के लिए स्कूल्स खुल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस की, तो उस पंजाब में जितने भी बच्चे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। लखनऊ में कई बड़े मंदिरों में धमाके और हिंदुवादी नेताओं की हत्या की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। शहर के ऐतिहासिक अलीगंज हनुमान मंदिर पर धमकी भरी चिट्ठी आई है। पत्र के जरिए कई संदिग्ध आतंकियों को छोड़े जाने की मांग की गई है। रजिस्टर्ड डाक से अलीगंज हनुमान मंदिर के मंदिर प्रबंधक को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पत्र में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों को नहीं छोड़ने पर लखनऊ के हर बड़े मंदिर और RSS के दफ्तर को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पत्र के जरिए शहर के 10 हिंदुवादी नेताओं की लिस्ट बनाकर हत्या करने की धमकी दी गई है। पत्र में 14 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि 14 अगस्त तक अगर संदिग्ध आतंकियों को नहीं छोड़ा गया तो आगे के अंजाम की जिम्मेदार खुद होंगे। हरियाणा में स्कूल खुल गए हैं और फतेहाबाद के गांव करंडी और गुल्लरवाला के सरकारी स्कूल में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिनों इन स्कूलों से करीब 150 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे और इसके बाद इन स्कूलों में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है और स्कूल को सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल खोला जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जाखल इलाके के डिप्टी CMO डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 150 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उन्होंने बताया है कि अब स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं स्कूल स्टाफ के भी कोरोना सैंपल लिए जाएंगे।
पीएचसी जाखल के पीएचसी म्योंग में के गांव गुलरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुलरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे, जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे। वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें यूपी के मथुरा में आज ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा ने एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन करके उन्हें रिझाने का काम किया है, जिसके लिए मथुरा आए बसपा नेता ने जहां पहले वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों में माथा टेककर उनका आशीर्वाद लिया, वहीं मंदिर के गोस्वामियों ने बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भगवान का पुष्प अर्पित रोपे, प्रसाद और दुपट्टा पहनाकर भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बसपा नेता ने मीडिया से कहा कि जिस तरह से आज प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, हम उसका वही सम्मान वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। नए प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और ख़ास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसके बीच में जा कर के उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो सड़क पर कराह रहे घायल बेसहारा डॉग को भी उतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को। इस दर्द का एहसास समाज के कुछ लोगों को ही होता है। बीमार या घायल डॉग को देखकर कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो कुछ उनकी सेवा कर इंसानियत का फर्ज भी निभाते हैं। इनमें से एक हैं आगरा के विनीता अरोरा। उन्होंने इसके लिए एक कैस्पर्स होम नाम का शेल्टर होम बना रखा है, जहां सड़कों पर घूमने वाले व घायल बेसहारा डॉग की देखभाल और रहने की उचित व्यवस्था होती है। ये डॉग की मदद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। शहर में लोग इन्हें मदर ऑफ डॉग्स के नाम से भी जानते हैं। पिछले 7 सालों से यहाँ पर इतनी डेडिकेटेड काम कर रही है, आप सबको मालूम ही है। पहले मेरा पोया में एक शेल्टर था, वो मेरा अपना प्राइवेट शेल्टर है और क्योंकि नंबर्स बढ़ते चले गए इसलिए मैंने नगर निगम में अप्लाई करी थी लैंड। तो इन्होंने ऐसी घटिया और ऐसी थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास लैंड मुझे दी, तब भी मैंने उस खांडव प्रस्थ को अपने पैसे से 30 लाख रुपए लगे हमारे 30 लाख का नजारा आज हम डूबते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। सिर्फ नगर निगम की लापरवाही और इनकी जो इतनी इंडिफरेंस है। मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं इनकी नौकर होती हूँ, ना हमारे फोन उठाते हैं, ना हमारी कोई सुनता है। मैं इतनी संपन्न परिवार से हूँ, एक व्यापारी की बीवी हूँ, कोई छोटे मोटे घराने से नहीं हूँ। हम लोग इतना लाखों रुपए खर्च करके इस शेल्टर को चला रहे थे, इतने प्यार से हमने इसे बनाया। सिर्फ एक काम जो कमी रह गई थी ये कि हम इन लोगों से काम नहीं करवा पाए। इन्होंने इस करोड़ों के प्रोजेक्ट को, ये गौशाला का जो प्रोजेक्ट है, जो योगी जी इतने करोड़ों भेज रहे हैं यहाँ पे गौशाला बनाने के लिए, आप मुझे खुद बताइए, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं वहां पे ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करेंगे कि नहीं? इन्होंने कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई नाली, कुछ नहीं निकाली यहाँ पे। और मैं गुहार लगाती रह गई। पिछले साल भी जब मैं ये बिल्डिंग बना रही थी तब भी ये बिल्डिंग डूबी थी इस तरीके से। तब इन्होंने मुझे बोला नहीं, हम प्रस्ताव डालेंगे, यहाँ पे सड़क बनेगी गौशाला से लेकर आपके डॉग शेल्टर तक, और बगल में नालियां बनेंगी और वहां से पूरा पानी का निकास आपको बाद में मिलेगा। 1 साल हो गया, मेरी बिल्डिंग बन गई, शेल्टर भी स्टार्ट हो गया। अप्रैल में हम लोग यहाँ आ गए। मैं इनको बोलती गई मानसून आ रहा है, देख लो कुछ करवा दो। और मुझसे गेट खोलने तक का नगर निगम पैसे लेता है। यहाँ पे एक आदमी है सूबेदार, अगर वो गेट भी तभी खोलता है अगर मैं उसको 5,000 रुपए उनको सैलरी देती हूँ मंथली। मैंने वो भी दे दिया और वो सिर्फ एक मेरा जुनून है अपने डॉग्स के लिए, जो मैं इतनी इनकी बेरहमी बर्दाश्त करती चली गई। फिर गुप्ता जी से मेरी बात हुई पिछले महीने। इन्होंने बोला कि प्रस्ताव डल गया, आपकी खरंजे की सड़क बनेगी और नालियां भी बनेंगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला हम अच्छा बारिश आएगी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके वहां पानी नहीं भरने देंगे। इन्होंने एक छोटा सा पंप मंगाया। आप खुद बताइए, जब चारों दिशाओं से पानी आ रहा है, कोई पानी का निकास का रास्ता नहीं है, वो पानी कहाँ जाएगा? एक पंप क्या खींच सकता है उस पानी को? मैंने डर के मारे फिर एक पंप मैंने खुद खरीदा। अभी कल ही हमने एक पंप। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बीकेसी के जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगवाने आए एक व्यक्ति का कहना है कि प्रबंधन लोगों को बताना चाहिए कि कितना स्टॉक है और कितनी देर तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं एक और व्यक्ति ने बताया कि वैक्सीन लगाने का सही प्रबंध है नहीं। डोज 1 अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी ज़्यादा करके रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे आने के लिए, 4 बजे अगर आप लाइन लगाओगे तो 9 बजे नंबर आएगा, 7:30 बजे अंदर लेंगे, तो कैसे चलेगा? वीक डेज में तो पॉसिबल नहीं है, काम पे तो भी जाना है ना, इंसान को काम भी तो करना है। और संडे ये बंद रहता है। सैटरडे को भी हम 8 बजे सुबह आए हुए, वो कहते हैं 200-300 पब्लिक को अंदर ले लिए। अभी 2 घंटे से तो अपन रुके हुए, कुछ तकलीफ हो ही रही है ना। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। गवर्नमेंट को यही बोलेंगे भाई संडे को भी चालू रखो, छुट्टियां होती है, लोग आके कर सकते हैं। और ये क्या कि करीब थोड़ा टाइम लिमिट है कि 7:30 से 9 बजे तक लेंगे, उसके बाद लेंगे नहीं। हम लोग कोई मतलब नहीं है ना फिर इतना इंतजार करना। बहुत अच्छा है यहाँ का। सुबह में 9 बजे आया था, अभी फ्री हो गया हूँ। 10-10:30 हुए हो गए अभी। अच्छा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो वैक्सीन आपने किस तरह से वॉक इन आके ली? वॉकिंग आके ली मैंने। तो आपको मतलब ऐसी आगे वैक्सीन मिल गई? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम है। बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। काला जठेड़ी हाल में ओलंपिक विनर और अब हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार के साथ कनेक्शन की बात के चलते सुर्खियों में आया था। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अब तक देश के 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। उसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम है। दिल्ली पुलिस उस पर मकोका लगा चुकी है और पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काला जठेड़ी हर रोज जुर्म की नई इबारत लिख रहा था। और काला जठेड़ी के दबोचे जाने के बाद अब कई खुलासे होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद्र शर्मा ने सेक्टर 2 के समीप पौधरोपण किया और इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि 1 अगस्त को बल्लभगढ़ विधानसभा में देश के शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा है कि देश के हर नागरिक को तिरंगा लेकर चलने का अधिकार है। इसके बाद सेक्टर 64 और 65 स्थित प्रॉपर्टी चौक पर भी पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बल्लभगढ़ को हरा भरा बनाने के लिए और अच्छा वातावरण देने के लिए लगातार पौधरोपण किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं या जो हमारे झंडा लगाना अपनी बिल्डिंग पे कोई अधिकार नहीं है आदमी का। बिल्कुल झंडा लेके जाना अधिकार नहीं है क्या हमारा? झंडा कई आदमी बच्चा लेके चलता है, बड़े लेके चलते हैं, गर्व होता है 15 अगस्त को। देश के लिए सब कुछ हमारे पूर्वजों ने न्यौछावर करा, तो झंडे का हम अपमान कर रहे हैं। जो पुराने जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने परिवारों के लिए करा है। ना देश का करा, ना शहीदों का सम्मान करा, ना अपनों का भी सम्मान नहीं कर पाया। जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर। यहाँ पहुँचे हैं पौधारोपण के लिए, बहुत जोर शोर से आप हर साल इस समय पौधारोपण करते हैं। अभी कितना काम आपके हिसाब से पौधारोपण में बाकी है? नहीं, अभी शुरुआत है, 1 महीना चलेगा हमारा। मैं एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 2014 का बल्लभ देखिए, 2014 से पहला बल्लभ देखिए। हाँ देखिए ना, कोई आज डिवाइडिंग रोड है, सब पे पेड़ देखिए, पार्कों पे पेड़ों के देखिए। ये सब लोगों ने करा है, हमने नहीं करा। लोगों को कहा है जो ऑक्सीजन के प्रति जो लोग जागरूक हुए, जो हालात हुए, कोविड से जो हालात हुए, लोगों में एक भावना पैदा है कि हमें पेड़ लगाना, जीवन बचाना। यूपी के मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी धाम में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण करने के लिए आ रहे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर तगड़ी व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे अमित शाह और मुख्यमंत्री मां गंगा की आरती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पुलिस के करीब 2000 जवान डॉग स्क्वाड के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जो है जी का आगमन है। अभी आप जानते हैं 1 तारीख को यहाँ पर मंदिर का जो क्या कहते हैं जो जीर्णोद्धार होना है और लोकार्पण है, शिलान्यास है और विंध्य कॉरिडोर का जो सारा कार्यक्रम हो रहा है आप जान रहे हैं। और गंगा आरती
का जो कार्यक्रम है उसके परिदृश्य में जो है ये, और ख़ासकर जीआईसी में कार्यक्रम है तो तमाम जो हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें कराई जा रही हैं उसमें ड्रोन कैमरा का भी है कि सारे छतों पर, सारे जो आसपास के ऊंची ऊंची छतें हैं, बड़े बड़े लोग का घर है, तो वो लोगों को चेक करने के लिए ये ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है एक सिक्योरिटी के सिस्टम को जो है हम और मजबूत कर सकें और सतर्कता भी बरत सकें और काफ़ी इसको मजबूती से हम लोग देख भी सकें। पंजाब में पिछले कई सालों से बिक रही गन्ने के फसल के रेट में बढ़ोतरी की मांग की है। माझा किसान संघर्ष कमेटी ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से गन्ने के फसल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल और खाद्यान्न के दाम दोगुने हो गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 20 अगस्त को गन्ने के रेट में वृद्धि नहीं की तो उसके बाद बड़ा संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के 32 किसान संघों ने बैठक कर ऐलान किया है कि 20 अगस्त के बाद दिल्ली के तर्ज पर फगवाड़ा नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाएगा। किसान संघर्ष कमेटी का मैं प्रेजिडेंट है जी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਚਵਾਲ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਡੱਕਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਡੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਮੂਡ ਆ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 400 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ अगर 20 अगस्त तक नहीं होता असी फगवाड़ा हाईवे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को IIT जम्मू से ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2021 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मनोज सिन्हा ने IIT परिसर में पौधरोपण किया और उपराज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के उद्देश्य सभी हितधारकों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों, महिलाओं, छात्रों, शहरी स्थानीय निकायों, संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है 2/3 भौगोलिक क्षेत्रों को वृक्षों से भरना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वन और वृक्षों का वातावरण लगभग 55% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 24.56% से अधिक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्तमान समय में जहां दुनिया इस क्षेत्र में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोग और सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित होने के बाद पटियाला के एक निजी स्कूल की 3 छात्राओं ने पहला स्थान हासिल किया। मुस्कान शर्मा, पलक देव ढिल्लो और प्रियंका बाजवा ने विभिन्न विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा के परिणाम के बाद विद्यालय में उत्सव का माहौल है। विशेषकर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियों के माता पिता काफी खुश हैं। इन बच्चों का कहना है कि अब वे खुश हैं कि उनकी अपनी परीक्षा में अच्छा स्थान मिला है। ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸ ਮਾਰਵਲਸ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ ਵਿਦ 100% ਮਾਰਕਸ। 500 ਚੋਂ 500 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਆ
ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਵੇਜ਼ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ 10+2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਵਲਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਕੇ 500 ਆਊਟ ਆਫ 500 ਮਾਰਕਸ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਲਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਔਰ ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਵੀ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਔਰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕਸ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ और साढ़े स्टाफ की बड़ी मेहनत है जिमें कि ऑफलाइन मोड। वैसे तो पूरे देश और दुनिया की तमाम स्थानों पर शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग के अलग अलग महत्व हैं, लेकिन यूपी के आजमगढ़ जिले में स्थित एक शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का अजब चौंकाने वाला इतिहास है। दरअसल मेहनगर तहसील के रासेपुर गांव में मौजूद भव्य प्राचीन सिद्ध देव शिव मंदिर है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो कहीं से लाकर स्थापित नहीं की गई है, बल्कि शिवलिंग की उत्पत्ति यहाँ एक कुंड से हुई है। यहाँ पर साधु संतों की घोर तपस्या के बाद इसकी स्थापना हुई। बता दें कि इस मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में पहले दिन शिवलिंग की पूजा में आज भी एक सर्प आता है और जब लोग वहां पूजा करने पहुंचते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है। देखिए, जो मुझे जानकारी है बुजुर्गों से हम लोगों ने जो सुना है, मंदिर के पीछे एक बहुत विचित्र इतिहास छिपा हुआ है। लगभग 400 साल पहले हमारे गांव के किसी व्यक्ति से, वो बनिया समाज के थे, उनसे एक सांप मर गया उनके द्वारा। उस सांप के मरने के बाद लगभग 50 लोगों को सर्पदंश से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। परिणाम ये हुआ कि जहाँ लोग हमारे गांव के किसी संत के पास, साधु के पास दौड़ने लगे कि हम लोगों का आखिर कल्याण कैसे होगा, हम लोगों की रक्षा कैसे होगी। फिर किसी संत ने आकर के, ये आप इस साइड में जो सरोवर देख रहे हैं, यहाँ एक कुंड बनवाया और उस कुंड में ये घटना, जैसा लोग बताते हैं, 1700 के आसपास की है। तो यहाँ जो कुंड बना, कुंड में यहाँ पूजन हवन का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक निश्चित समय तक पूजा चली। उस बीच यहाँ से एक शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग प्रकट होने के तुरंत बाद इर्द गिर्द के जितने सर्प हैं वो शिवलिंग से लिपट जाते हैं। यह एक देवस्थान है, ये जहाँ बहुत सालों से यहाँ पूजा होती है और हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग थे काफ़ी सालों से पूजा करते आए हैं और उनके देख कर हम लोग भी पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमेशा शिवरात्रि, सोमवारी, एकादश, तेरस की हमेशा पूजा लगती है, मेला लगता है और काफ़ी भीड़ों से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और जो भी मन्नतें लोग यहाँ मानते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और श्रद्धा विश्वास के साथ सभी लोग यहाँ इनकी पूजन करते हैं और जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाभोलेनाथ यहाँ के बड़े ही जगता हमारे भोलेनाथ हैं, जिनकी श्रद्धा और भक्ति में सभी लोग लीन रहते हैं और हमेशा इनकी पूजा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शहीदों की पवित्र भूमि श्री फतेहगढ़ साहिब में महान शहीद उधम सिंह के स्मारक का दौरा किया। इस अवसर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने शहीद उधम सिंह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह जी की जन्मस्थली जलियांवाला बाग और कुछ अवशेष श्री फतेहगढ़ साहिब में दफनाए गए हैं, जिसका संदेश था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि हमारे धर्म अलग अलग हैं, हम पारिवारिक एकता में बंधे हैं। उन्होंने कहा, हमारे गुरुओं ने भी हमें यही संदेश दिया है कि साथ रहना चाहिए। ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਲੇਕਿਨ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਮਹਾਨ ਸਰਮਾਏ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਹਾਰ किया, संकेत दिता। हरियाणा में कालावली क्षेत्र के गांव दादू में बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने गांव दादू में एकत्रित होकर सरकार का विरोध किया। किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया और कई थानों की पुलिस RAF को टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई और जिसके चलते दादू गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। DSP कुलदीप सिंह ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे कि बीजेपी नेता को गांव से घुसने नहीं दिया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, राजनीति तौर पे असी नहीं बढ़न देवांगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में होम साइंस के परिक्षेत्र में एक छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी साहबगंज की है और मृतका गोरखपुर विश्वविद्यालय में BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। आज उसका पेपर था जिसके लिए विश्वविद्यालय में वो आज पेपर देने के लिए आई थी, लेकिन गृह विज्ञान भवन परिसर में दुपट्टे के फंदे से लटकती हुई लाश मिलने की सूचना पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को हुई। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में लग गई। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। चले कोरोना की तीसरी हलचल को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लोगों को तीसरे मूवमेंट से बचाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी व्यवस्था पूरी कर ली है और कोड बनाए गए हैं और कोविड वार्डों को सैनिटाइज किया गया है। लेकिन दूसरी ओर अस्पतालों में बेड लग गए हैं, लेकिन मशीनरी अभी तक नहीं लगाई गई है और मशीनरी को स्टोर रूम में रखा गया है। बता दें कि बटाला के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जा चुका है। बटाला सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर है, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड है। धारीवाल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है, लेकिन प्लांट लगाने की जगह अभी तक चिन्हित नहीं की गई है। देखो जी, जे तो हॉस्पिटल के प्रबंध वेखिए तो इन्हों को मेरे हिसाब नाल कोई प्रबंध नहीं है। किताबी प्रबंध पूरे ने। हॉस्पिटल जाके वेखो ना कोई सुनवाई आ, किसी डॉक्टर को चल जाओ कोई सुन के खुश नहीं। पहला तो कोई अपनी सीट तो ही नहीं होंदा। ज़्यादातर जाके वेख्या जी डॉक्टर अपनी सीट ते नहीं आ। जे वो किते अंदरों दवाई लिख भी देंगे आ, उत्थे जाके लाइन वेखो किड्डी वड्डी है। लाइन 'च लग जाओ, मुड़ के हौली देनी, वो कह देंगे दवाई खत्म हो गई है। तो मेरे हिसाब नाल बटाले वाले हॉस्पिटल दे विच कोई एडे खास प्रबंध है नहीं गे। ऑक्सीजन प्लांट जिहड़ा वो किताबी लगा जी, हाले तक जिहड़ा प्लांट आ वो चालू तो किते नहीं होया।
प्लस वेरिएंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ प्रबंध ਅਸੀਂ पूरे किए। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे शहर के करीब 80 किलोमीटर दूर सह्याद्री श्रृंखला के पहाड़ियों के बीच बसे मलिन गांव पर आज से ठीक 7 साल पहले मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर से करीब 10 किलोमीटर नीचे बसे 44 घरों की आबादी वाले इस गांव पर पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा और पूरा गांव सोते सोते ही मलबे के नीचे दब गया। बरसात का समय और सकरा पहाड़ी रास्ता होने के कारण तत्काल कोई मदद भी नहीं पहुंच सकी थी और इस दुर्घटना में 151 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना को याद करते हुए आज भी लोगों की आंखें से बहते आंसू इस दुर्घटना भी भयावती बयान करती है और पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण काफी जगह जानमाल का नुकसान हुआ है। मलिन गांव में पुनर्वास तो किया गया लेकिन अभी भी कई सुविधाओं का अभाव इस गांव में दिखाई देता है। हाल ही में रायगढ़ जिले के तलिये गांव में भी चट्टान ढहने से करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई जिंदगियां तबाह हो गई। यूपी के अमेठी गौरीगंज तहसील में तैनात राजस्व लेखपाल राकेश कुमार गुप्ता ने अपने पैतृक गांव गौरीपुर में बने प्राथमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करते हुए स्कूल को घेर लिया है और स्कूल पहुंचने के रास्ते पर छज्जा निकालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। यह अवैध कब्जा इतनी तेजी से चल रहा है कि शीघ्र ही उस पर छत डाल देने की योजना भी है। जबकि इस अवैध कब्जे के खिलाफ प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जब कब्जा कर रहे लेखपाल को रोका तब उन्होंने उनकी एक न सुनी और कहा जहां भी जाना है जाओ, यह निर्माण होकर रहेगा। इसी मामले को लेकर ग्राम सभा के प्रधानपति और जनप्रतिनिधि सुरेश कुमार वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला अधिकारी अरुण कुमार को शिकायती पत्र देते हुए संज्ञान लेने और हो रहे अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से रुकवाने की मांग की है। प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है। किस ग्राम की? ग्राम गौरीपुर का क्या मामला आप कलेक्ट्रेट आए हैं? मामला ये है कि गांव का प्राथमिक विद्यालय है जिसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और अवैध कब्जा करने के उपरांत उसमें जो रास्ता है स्कूल का उस पर छज्जा निकाला जा रहा है और सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा ज़बरदस्ती किया जा रहा है। मना करने पर लेखपाल चूँकि राकेश गुप्ता तहसील गौरीगंज में लेखपाल हैं, इसलिए जो कह रहे हैं कि हम जो है मानेंगे नहीं और ज़बरदस्ती बनवाएंगे। बनवा कौन बनवा रहा है? राकेश गुप्ता लेखपाल जी। तो आप यहाँ एप्लीकेशन दिए तो क्या बताया गया है? एप्लीकेशन द्वारा दिया गया, मेरे द्वारा एप्लीकेशन जो दिया गया है उस डीएम साहब को मैंने दिया है। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी पाठशाला है और उसमें जो यहाँ लेखपाल हैं राकेश कुमार गुप्ता यहीं पर रहते हैं तहसील में। सर वहाँ वो पूरी ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, पूरा जो स्कूल है ना पूरा स्कूल घेर लिए। यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और एक बार फिर भारी बहुमत से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये दावा बेलथरा रोड नगर पंचायत के चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने किया है। खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने यूपी में नगर निकायों के चहुमुखी विकास किया है। योगी जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। और बात हम निकायों की करते हैं तो निश्चित ही पिछले की सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक निकायों को एक तरह से उनको विकास की धारा से मुख्य धारा से जोड़ा है। पूरे प्रदेश के निकायों में चहुमुखी विकास हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना जो सबसे छोटी निकाय जो उपेक्षित रहती थी उनको पहले प्रथम वरीयता देकर प्रदेश सरकार ने चयनित कराकर और उनको आबादी के अनुसार
3 करोड़ 4 करोड़ जिस योजना के अंतर्गत उनका अपेक्षित होता था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बोध घाट थाना क्षेत्र के ग्राम नकटी सिमरा रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्चा पाया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बलिया में गांजा व्यापारी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में गांजा व्यापारी साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं थानाध्यक्ष के कहने पर गांजा बेचता हूं। बता दें कि ये वायरल वीडियो बलिया के नरही थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी का है, जहां भांग की दुकान के आड़ में गांजे का कारोबार फल फूल रहा है। गांजा का लाइसेंसी दुकान है, बोलो। गांजा का लाइसेंसी दुकान है, बताओ। नहीं गांजा का लाइसेंसी दुकान है तुम्हारा। सर जी क्या बात है भाई, गांजा क्यों बेच रहे हो? आप माना कर दीजिए। नहीं लक्ष्मणपुर में है, चट्टी पे है, किसके कहने पे तुम गांजा बेच रहे हो? एसओ साहब के। एसओ साहब बोले हैं, ठीक। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास भारी भूस्खलन हो गया। बता दें कि डबरानी अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। वीडियो में ये आप साफ देख सकते हैं कि हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान उसकी चपेट में कोई नहीं आया है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि जिस पहाड़ी से ये भारी भूस्खलन हुआ वहां पर सरकार सर्वे कराए। यूपी के गोरखपुर में नदियां उफान पर हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर के जब गोरखपुर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बीते दिन जो बारिश हुई है उससे नदियों का जलस्तर कुछ बढ़ रहा है और नदियों में बढ़ा पानी है। एहतियातन के तौर पर हमारी टीम पूरी तरह से सतर्क है। डॉक्टरों की टीम को भी लगा दिया गया है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग पानी के पास न जाएं। उन्होंने बताया कि अक्सर पानी के बढ़ने की वजह से कुछ लोग नहाने के लिए चले जाते हैं और जिससे दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वर्तमान में जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी हल्की सी नदियों में मतलब चढ़ाव दर्ज किया गया था, लेकिन वर्तमान में सभी नदियां उतार पर हैं और अभी घाघरा जो है वो अपने डेंजर लेवल पे फ्लो कर रही है और राप्ती में लगातार उतार हो रहा है। रोहिन भी इस समय डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो अभी देखा जाए तो नदियां अपने मेन कोर्स में हैं और लेकिन एहतियातन जो ये नदियों का बढ़ना और घटने का जो क्रम बना हुआ है, इस दौरान थोड़ी संभावना रहती है कि नदी कटान तेज करती है। उसके दृष्टिगत गांव में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कुछ दिन पहले 103 राजस्व ग्राम जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र थे, उनके जो 32 ग्राम पंचायतें हैं उसमें बाढ़ सुरक्षा समिति की बैठक की गई थी, जिसमें स्थानीय मतलब वो बैठक जो है संबंधित ग्राम प्रधान और जिला स्तर से नामित नोडल अधिकारी के नेतृत्व में किया गया था। तो लोगों को लगातार इस बात से जो मतलब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि नदी के क्षेत्र में ना जाएं, तटबंधों के समीप ना जाएं। अगर इससे ये रहता है कि जो दुर्घटनाएं होने रहती हैं उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके तहत बाढ़ सुरक्षा समिति के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।